हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज श्रुति। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड द सीरीज इज ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी हमारी कैसे रहने वाली है, प्रेजेंट में इकोनॉमी कैसे रहने वाली है। ये यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जैसे कि हमें पता है जीएस3 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, तो आज हम उसी पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में जो इकोनॉमी है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ बिगिन करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। हमें पता है कि फ्यूचर में क्या इकोनॉमी है और प्रेजेंट में क्या इकोनॉमी है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली में उससे पहले हमारा ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि हमारी पास्ट में इकोनॉमी कैसी रही थी, पास्ट पर्सपेक्टिव क्या रहा था। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी और उससे पहले क्या हालत थी, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। उसके बाद ही हम प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या इकोनॉमी के हमारे पर्सपेक्टिव रहने वाले हैं, कैसे इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पर चल रही है, क्या आज के सेक्टर्स हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में है और आगे क्या होने वाला है, उसकी हम फैमिलराइज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बस यही है कि किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम फैमिलराइज कर सकें अपने साथ। जैसे कि आज हमें पता है इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसका इफेक्ट किसका, कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट आज भी हम देख सकते हैं। इसकी वजह से हमें यह पढ़ना होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी ड्यू टू द ब्रिटिश रूल। ड्यू टू द ब्रिटिश रूल कैसी थी, ठीक है। हमें पता है कि ब्रिटिश रूल हमारा कितने 200 ईयर्स तक चला था। उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट किया है वो हमें पढ़ना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी हमें पढ़ना जरूरी है कि पास्ट पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं जिसको ब्रिटिश रूल ने इफेक्ट में किया था, क्या इफेक्ट्स आए हैं ब्रिटिश रूल की वजह से, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंसीडरेशंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की आज की इकोनॉमी जिस तरीके से एग्जिस्ट करती है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आज की जो इंडियन इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ आज की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पास्ट में जितनी भी चीजें हुई हैं, भले ही वो ब्रिटिश रूल क्यों ना हो, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का खराब होना क्यों ना हो, हम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल क्यों ना बन गए हो, ये सारी चीजों ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है। किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के अंदर चली है 200 सालों तक, वो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि हमें पता है इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 तक कर सकती है, और हमें पता है कि 1600 में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी आफ्टर द चार्टर ऑफ एलिजाबेथ। उसके बाद से हमारी इकोनॉमी किस तरीके से इंपैक्ट में आई है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आए हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम यहां से ये स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट डाला है। सबसे पहले इंडिया में उनका पर्पस आने का बस यही था कि कैसे भी करके वो अपनी कंट्री को अच्छा कर सके। जैसे कि उन्होंने जब वो इंडिया आए तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। उन्होंने कुछ ही सालों में, अपने 200 सालों के अंदर, उन्होंने इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। जो इंडिया एक फिनिश्ड गुड्स के साथ चलता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ चलता था, वो इंडस्ट्रीज खत्म करके अपनी नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी ताकि उनको फायदा हो सके। So the purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a feeder economy for Great Britain. Great Britain के लिए वो एक feeder economy बन चुकी थी हमारी इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लग गई थी और इंपोर्ट करने लग गई फिनिश्ड मटेरियल्स को, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को। तो ये जो चेंज आया है जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी डिटेरिएट हो गई उस टाइम पर, वो बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल ही आया है। उन्होंने क्या किया वो हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि ब्रिटिश रूल का एक नेचर था, दैट वाज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से हमारे यहां पर जो डेवलपमेंट है उसका डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला।
जहां पर हम इंपोर्टर थे वहां एक्सपोर्टर बन गए और जहां एक्सपोर्टर थे वहां इंपोर्टर बन गए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलोनियल रूल के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल के आने से पहले। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। मोस्ट ऑफ द पीपल 85 टू 90 75 टू 80% पीपल एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करते थे, अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करते थे, जीने के लिए एग्रीकल्चर पे बहुत सारे जो 75 टू 85% लोग थे, उनका जो ऑक्यूपेशन रहता था, उनका जिस सेक्टर में वो काम करते थे, दैट वाज एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया वाज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंट्री। सो यहां पर हमने देखा है कि कंट्री की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इसका जितना शेयर था दैट वाज ओनली 10%, और 15 टू 20% हम देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था। तो इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जानी जाती थी। हमारे यहाँ से कॉटन है, सिल्क है, इनके हैंडीक्राफ्ट, इनकी टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होती थी मेनली फ्रॉम बंगाल, जो एक इंपोर्टर बन गए हम लोग रॉ मटेरियल्स का। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी मार्केट अटेन करते थे, हमारी इंडिया से बाहर जाते थे, वर्ल्ड मार्केट में एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज करते थे, फॉर एग्जांपल मसलिन, मलमल, कॉटन हम लोग यूज करते थे। तो ये पूरे इंडिया की बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट माने जाते थे, जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करती थी इंडिया। और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल्स ही नहीं होता था, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो क्राफ्टमैनशिप थी वो भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से जितना भी कपड़ा, जितनी भी हैंडीक्राफ्ट, जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी वो बहुत अच्छी होती थी और वर्ल्ड में बहुत पसंद आती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल का एडवेंट हुआ, उन्होंने इस चीज को देखा और उनको पता चला कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या दिक्कतें हैं, उन्होंने उस चीज को ग्रास्प किया और अपने अकॉर्डिंग हमारी इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल में आपका मसलिन एक टाइप की कॉटन टेक्सटाइल थी जिसका ओरिजिन बंगाल में ही हुआ था, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहां हम ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश नाउ। तो उसके बाद वहां पर ढाका में ये जो एरिया था वहां पर ओरिजिन हुआ था कॉटन टेक्सटाइल का प्री इंडिपेंडेंस में, जो बाद में जाकर बंगाल हमारा एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने इकोनॉमिकली यूज की थी। इसको डेक्कई मसलिन के नाम से जाना जाता था और इसकी जो बहुत ज्यादा खूबसूरती और बहुत ज्यादा अच्छे मटेरियल होने की वजह से ये वर्ल्ड वाइड में जाना जाता था। इसकी बहुत अच्छी वैरायटी होती थी मसलिन की, और उसी मसलिन की सबसे अच्छी वैरायटी को हम मलमल के नाम से भी जानते थे। समटाइम्स फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं वो इसको मलमल शाही और मलमल खास के नाम से जानते थे, जो वो पहनते थे और ये बोलते थे कि अगर हम मलमल खास और मलमल शाही को पहनते हैं, जो एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में बंगाल में एग्जिस्ट करता था, तो वो रॉयल्टी के लिए पहना जाता था बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स। नाउ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक चेंज किया। क्या? हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा कि हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे चल रहे थे, एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स इंडिया एग्जिस्ट करता था प्रायर टू द कॉलोनियल रूल। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में एंट्री करती है एट द टाइम ऑफ 1600 और अर्ली 17th सेंचुरी, चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोजर चेंज हो जाता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी चेंज होना स्टार्ट कर देती है। एंड व्हाट वाज दैट? सबसे पहले अगर हम पॉलिसीज की बात करें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यूज करी थी, वो क्या था कि वो अपनी कंट्री का, होम कंट्री मतलब ब्रिटेन का प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना चाहती थी। वो कैसे होगा? उन्हें पता है कि ब्रिटेन में उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, मशीन्स डेवलप हो रही थी, तो इसके लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अब वो रॉ मटेरियल कहां से आए? उन्होंने इसके लिए इंडिया को सही माना। अब जब ये रॉ मटेरियल्स बन चुके हैं, इनकी मशीन्स वगैरह हो गई हैं, तो अब फिनिश्ड प्रोडक्ट जब इनके बनते थे उसको एक्सपोर्ट करना बनता था। अब वो एक्सपोर्ट कहां पे करेंगे? ये एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने कौन सी डेस्टिनेशन चुनी? अपनी कॉलोनाइजिंग कंट्रीज चुनी, कॉलोनाइजिंग नेशंस चुने, और उसमें से एक इंडिया था। तो रॉ मटेरियल का सोर्स भी इंडिया बन गया और एक्सपोर्टर्स का और फिनिश्ड गुड्स का भी सोर्स इंडिया ही बन गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कंट्री को अच्छा बनाने की कोशिश की, उनके
एम बस यही था कि ब्रिटेन और अपनी होम कंट्री को अच्छा और उधर की जो सारी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ऐसी पॉलिसीज वो लेकर आई जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। जो एक इंडियन इकोनॉमी मटेरियल्स को सप्लाई करती थी, रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती थी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लग गई, जो पहले एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थी इन हैंडीक्राफ्ट्स, आज वो इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गई। ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से इंडिया फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बन गई? सबसे पहली चीज था टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो ब्रिटेन में चल रही थी, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के होने की वजह से वहां पर मशीन्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से वहां की जो कॉटन की क्वालिटी होती थी, वहां की कपड़े की क्वालिटी होती थी, वहां की चीजों की क्वालिटी होती थी, वहां मशीन्स जो होती थी बहुत अच्छी डेवलप होती थी। जब वहां से अच्छी डेवलप होंगी और इंडिया में आएंगी तो लोग जो है वो उस चीज की तरफ ज्यादा जाएंगे जो क्वालिटी में बेस्ट है, और वहां पे फिनिश्ड गुड्स टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी कम थी। तो उस वजह से लोग हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स को छोड़कर ब्रिटेन डोमेस्टिक मार्केट, ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को ज्यादा अहमियत देने लगे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इंडिया की नेशनल इनकम को पता करने की कोशिश करें, या जीडीपी को पता करने की कोशिश करें, या जीएनपी को पता करने की कोशिश करें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक ऐसा अटेम्प्ट करते हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पता चल सके, उनकी इनकम पता चल सके। दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर कंट्री, दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर इंटरेस्ट। इसी वजह से इंडिया के कुछ लोग, कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट, या हम कह सकते हैं कुछ लीडर्स, उन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में एस्टिमेशंस लगा सकें, और बहुत सारे रिजल्ट्स भी निकले इससे रिलेटेड। सबसे पहले जो इंसान इनके अंदर आते हैं, जो हमारे सबसे अच्छे लीडर्स के अंदर आते हैं, दैट वाज दादा भाई नारोजी, देन विलियम डगबाय, देन फ्रेंडली शिराज, वी राव एंड आरसी देसाई। दे वर द पीपल जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो इंडियन इकोनॉमी को एस्टिमेट कर सके, नेशनल इनकम को पता कर सके कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है। That was वी राव, जिन्होंने आरवी राव, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की एस्टिमेशन की, एंड दैट वाज रियली क्लोज्ड टू द रियल वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो वी राव लेकर आए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी की। इवनली दादा भाई नारोजी ने तो इस वर्ड पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दे दिया था कि किस तरीके से ब्रिटेन हमारे यहाँ की जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके अपनी कंट्री में लेकर जा रहा है। तो दैट वाज अ पर्सन नेम्ड एज दादा भाई नारोजी हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। नाउ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, इन दोनों का एस्टिमेशन इन लोगों ने, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, वी राव, आरसी देसाई एंड फ्रेंडली शिराज ने पता किया, और बहुत सारी स्टडीज आई और बहुत ज्यादा हम क्लोज उस पॉइंट तक गए कि हमारी इंडिया की कितनी जीडीपी, कितना चल रहा है। और ये फाइंड आउट निकल कर आया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, दैट इज 1900 टू 1950 के टाइम की अगर एस्टिमेशन की बात करें तो लेस देन 2%, सिर्फ लेस देन 2% हमारी ग्रोथ चल रही थी, एंड 1.5% समथिंग हमारी पर कैपिटा चल रही थी। ये किन लोगों ने एस्टिमेट किया? ये इन्हीं लोगों ने एस्टिमेट किया जो इकोनॉमिस्ट भी थे, हमारे लीडर्स भी थे, उस टाइम पे काम कर रहे थे इन द एरिया ऑफ द इकोनॉमी, तो उन्होंने इस चीज का एस्टिमेशन निकाला। नाउ अब हम इन सब चीजों के बाद ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में कैसे काम कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से इंडिया एक हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्टर था, इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट होती थी, किस तरीके से इंडियन क्राफ्टमैनशिप्स अच्छी थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन रूल आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन का रूल आता है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी चेंज हो गई फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटन टेक्सटाइल्स एंड अदर थिंग्स टू इंपोर्टर ऑफ द finished goods and exporter of the raw material. Now अब हम एक एक करके सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कैसा सेक्टर थे, किस तरीके से बिहेव करता था हर सेक्टर और कितना भागीदार था हर सेक्टर का। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा इंडिया में जिस सेक्टर में लोग या वर्कर्स एम्प्लॉयड थे वो थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटेन कॉलोनियल रूल के अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब कि एग्रीकल्चर वाज द मेन इनकम और मेन सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एग्जिस्ट करती थी। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में एग्जिस्ट करती थी और अपना लाइवलीहुड सीधा एग्रीकल्चर से ही लेती थी। हालांकि
इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर होने के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें स्टिग्नेंसी देखने के लिए मिल रही थी, प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा लो थी। इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतने ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, क्यों एग्रीकल्चरल स्टिग्नेशन है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर के अंदर? बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड व्हाट वाज द रीजन? सबसे पहले तो आपके रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो ब्रिटिशर्स ने चलाए थे, लैंड सेटलमेंट्स, जमींदारी सिस्टम, इंटरमीडियरीज, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नॉट एट द पॉइंट। नाउ ये जो स्टेग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्यों था? हमने सबसे पहला रीजन पढ़ा लैंड सेटलमेंट की। लैंड सेटलमेंट हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। 3 टाइप के लैंड सेटलमेंट हमारे यहाँ पर देखे गए हैं जो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर चलाए थे, इंडिया के अंदर चलाए थे। एंड वो द 3, दैट इज जमींदारी सिस्टम, रियातवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं जमींदारी सिस्टम, जो आपकी बुक में मेंशन है। अंडर द जमींदारी सिस्टम क्या किया था? जमींदारी सिस्टम कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था? सबसे पहली बात हमें ये देखने के लिए पता होनी चाहिए, दैट इज इन बंगाल। बंगाल एंड ईस्टर्न एरियाज में आपको जमींदारी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। रियातवारी सिस्टम वाज इन मैद्रास एंड सदर्न इंडिया। महलवारी सिस्टम वाज इन यूपी एंड हरियाणा, पंजाब वन एरिया। तो यहां पर आपको देखना है बंगाल वाला एरिया। बंगाल वाले एरिया में हमारा सिस्टम चल रहा था, दैट इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर एक जमींदार होता था जिसको ये ड्यूटी दी जाती थी कि उनको टैक्स कलेक्ट करना है। जमींदार अगर टैक्स अपना नहीं कलेक्ट करता था और वो चूक जाता था टैक्स कलेक्ट करने में, तो उसकी ड्यूटी उसको हटा दिया जाता था, किसी और जमींदार को वो ड्यूटी असाइन कर दी जाती थी, जिसकी वजह से जमींदार को लॉस होता था। तो जमींदार ये नहीं देखता था कि मेरे यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी कंडीशंस कैसी हैं, या लैंड की कंडीशन कैसी है। उनको बस अपने पैसे से काम होता था, रेंट से काम होता था, टैक्स से काम होता था, जिस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट को काम होता था। तो इस जमींदारी सिस्टम, जैसे कि ईस्टर्न और बंगाल स्टेट में ये जमींदारी सिस्टम चला था, तो यहाँ पर जमींदार जो है वो ये नहीं देखते थे कि कल्टीवेटर्स की क्या कंडीशन है, लैंड की क्या कंडीशन है। वो ये देखते थे कि उनको बस और बस टैक्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो जमींदार का सिर्फ मेन इंटरेस्ट क्या था? रेंट को कलेक्ट करना उनका सबसे मेन इंटरेस्ट था, विदाउट एनी कंडीशन ऑफ लैंड सेटलमेंट देखे हुए कि कैसी लैंड चल रही है, कैसे कल्टीवेशन हो रहा है क्या नहीं है। इतने ज्यादा मिजरी एंड टेंशंस आपके कल्टीवेटर्स में आ चुकी थी कि अब उनकी कंडीशन का क्या होगा, उनकी लैंड का क्या होगा। तो फिर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स होते थे, जो कल्टीवेटर्स होते थे, वो सुसाइड कर लेते थे, वो मर जाते थे, वो इन पॉलिसीज की वजह से डिटेरिएट हो जाते थे उनकी कंडीशंस। तो ये सारी चीजें हमें उस टाइम पे देखने के लिए मिली। नाउ टू अ वेरी एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट जो जमींदार ने अडॉप्ट किया था, वही रीजन था इसकी वजह से। इस जमींदारी सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, आपका रेवेन्यू फिक्स्ड था, रेवेन्यू में चेंज नहीं आएगा। आपकी कैलमिटीज आ जाए, आपके हजार ज्यादा वेदर कंडीशंस कैसी भी हो जाए, आपके रेवेन्यू में चेंज नहीं आएगा। जमींदार को रेंट जो है वो कल्टीवेटर्स से किसको देना पड़ेगा? कल्टीवेटर्स से वो कलेक्ट करेंगे एंड दे विल सेंड इट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी। फिर वो कंपनी जो है वो जमींदार को थोड़ा सा अमाउंट पे करेगी एंड जमींदार उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आपके कल्टीवेटर्स को पे करेंगे। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था कि कैसी लैंड कंडीशंस हैं, कैसी कल्टीवेटर्स की कंडीशंस हैं। दे वर नॉट नोन अबाउट दैट। ओके, तो उनके रेवेन्यूज जो थे वो फिक्स थे। अपने जमींदार जो है, अगर जमींदार रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो उनके जो राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास, हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते थे। सारी चीजें नेगेटिव चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। अगर यही सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो इनपुट कैसे बनेगा? और इनपुट ही नहीं है
तो आउटपुट कैसे निकलेगा? और आउटपुट ही नहीं है तो फार्मर्स की कंडीशंस खराब हैं, टेनेंट्स की कंडीशंस खराब हैं, कल्टीवेटर्स की कंडीशंस खराब हैं और कंडीशंस ही खराब है, आउटपुट ही अच्छा नहीं है, तो रेंट जमींदार को कैसे दिया जाएगा? और जमींदार को अगर रेंट नहीं देंगे तो जमींदार की ड्यूटी चली जाएगी और फिर वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको? कल्टीवेटर को। दिस वॉज दी ट्रैप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश कंपनी ने स्टार्ट किया हुआ था। नाउ देयर वाज ऑफ कोर्स कुछ एविडेंस हम लोग देख सकते हैं कि कैश क्रॉप्स के अंदर हम लोगों ने हायर यील्ड्स देखी। There were higher yields in some type of crops, that is cash crops. क्यों? क्योंकि वहां पर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था। कुछ फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया था रादर देन फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से वहां पर हम थोड़ी सी ग्रोथ देख सकते हैं। बट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज आल्सो नॉट गुड बिकॉज ऑफ द मोनोटोनस नेचर ऑफ द लैंड जो उस जगह पर हो जाती है उस कंडीशन की वजह से। तो फूड क्रॉप्स की जगह पर जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या हो गया था? वो फूड क्रॉप्स की जगह पर कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स को यूज कर रहे थे। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बेकार था, नेगेटिव था इन सारी चक्करों में। एंड इंडिपेंडेंस तक आते आते वो और खराब हो चुका था और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। हम लोग इरिगेशन पर काम कर रहे थे, हम लोगों को जो अनडिवाइडेड कंट्री थी वहां पे इरिगेशन पर हम लोग काम कर रहे थे। एंड फर्टाइल लैंड जो है वो हमारी पाकिस्तान चली गई थी, जिसकी वजह से इंडिया के आउटपुट पर और ज्यादा असर पड़ गया था। और इसके साथ साथ पर्टिकुलरली अफेक्टेड वर इंडियाज जूट इंडस्ट्री, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, वो भी हमारी ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में चले गए थे। तो यहां से इंडिया की जूट इंडस्ट्री पर भी सेटबैक पड़ गया था। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप दिया हुआ है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश, प्री ब्रिटिश इंडिया। हमें पता है एक फ्रेंच ट्रेवलर थे एंड द नेम ऑफ दैट फ्रेंच ट्रेवलर वाज बर्नियर। उन्होंने 17th सेंचुरी में, मतलब कि 1600 टू 1700 वाली सेंचुरी में बंगाल के अंदर क्या कंडीशन थी उसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि बंगाल जो है वो 2 टाइम्स वो विजिट किए थे। तो उन्होंने बताया था कि बंगाल जो है वो इजिप्ट से भी ज्यादा क्या है? रिच है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा किसका? कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर। इसके साथ साथ वो कंजम्पशन को भी प्रोड्यूस करता है। क्या क्या? वीट जो वहां के एरिया के लोग खाते थे, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फाउल्स, डक, गीज, ये सारी चीजों को वो कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करता है और ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट करता है। कौन? बंगाल। ये कंज्यूम करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा। कौन? बंगाल। बहुत सारे पिग्स होते थे, बहुत सारी शीप्स के फ्लॉक्स भी हमने बंगाल में उस टाइम पर देखे हैं। फिश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी थी वहां पर। और हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका बंगाल है, यहां पर आपकी राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल से लेके पूरे यहां तक ओशियन तक आपको कैनाल्स मिलेंगे, कैनाल्स मिलेंगे। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता था, एक्सपोर्ट्स होते थे, जिसमें ये कैनाल्स हेल्प करते थे। यहां पर आपको एक रिवर मिलेगी गैंजेस जो हमारी हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि प्री ब्रिटिश टाइम पर रूल पर हो रही थी। और ब्रिटेन के टाइम पर क्या हो गया था बंगाल का ये प्रॉब्लम कि अब वो इंपोर्ट कर रहा है फिनिश्ड गुड्स को जो ब्रिटेन में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को बहुत ज्यादा एक्सटेंट में, इतना ज्यादा एक्सटेंट में कि उसके पास कंजम्पशन के लिए भी नहीं है। ये कंडीशन ब्रिटिश कंपनी ने हमारी एग्जिस्ट कर दी थी। नाउ अगर हम बात करें ये क्वेश्चन की कि कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट्स ब्रिटिश ने इंडिया में एडॉप्ट किए थे, तो मैंने आपको 3 टाइप के रेवेन्यू सेटलमेंट्स बताए। पहला है जमींदारी सिस्टम। ये सिस्टम कहां पर चलाया गया था आपका? बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। सेकेंडली महलवाड़ी सिस्टम, ये आपका कहां पे? यूपी में एंड वेस्टर्न स्टेट्स में। एंड थर्ड वाज रियातवारी सिस्टम।
जो आपके मद्रास एंड सदर्न स्टेट्स में। तो दीज वर द 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो ब्रिटिश कंपनी ने स्टार्ट किए थे, और ये इंप्लीमेंट किए थे किस किस जगह पर, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बंगाल एंड ईस्टर्न स्टेट्स, यूपी एंड वेस्टर्न स्टेट्स, एंड मद्रास एंड सदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो how far do you think those settlement have a bearing on the current agricultural scenario in India? कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है, हम देख सकते हैं। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज पर ध्यान देना पड़ा, हमारी एग्रीकल्चर लैंड डिटेरिएट हो गई, सॉइल सैलिनाइजेशन, इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चरल फोकस। तो ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द डिटेरिएशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय द ब्रिटेन, बाय द कॉलोनाइजिंग गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सी अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बताया, मैं एक रिकैप दे देती हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ पे 75 से ज्यादा % जो वर्कफोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, इवनली ऑलमोस्ट 85% एग्जिस्ट कर रही थी। इंडिया जो प्री ब्रिटिश रूल से पहले, बंगाल हमारा एक्सपोर्ट करता था कुछ चीजों को और कंज्यूमर था कुछ चीजों का, वो फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया इन द एक्सेसिव सेंस। इसके साथ साथ ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कुछ रेवेन्यू सेटलमेंट्स भी चलाए, जिसमें महलवाड़ी, रियायतवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से हमारा लैंड का रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड की जो कंडीशन है वो डिटेरिएट हो चुकी थी, कल्टीवेटर्स की कंडीशन डिटेरिएट हो चुकी थी। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल की हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था। ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, कुछ भी नहीं था। और इस सब की वजह से हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज्यादा स्टेगनेंट था। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देख सकते हैं कि हमारी कैश क्रॉप्स के जो फार्मर्स थे उनमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, इसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन था, दो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, वर्कफोर्स होने के बाद भी, जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बहुत भी डेवलप हो रहा था या उसमें वर्कफोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, वैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस एग्जिस्ट नहीं करता था कॉलोनियल रूल में, और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडिया में हमें पता है कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जा चुकी थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि हमें पता है इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में चल रहा था और उधर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो खराब हो गई। ठीक है, और उसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस जो है वो इंडिया पर नहीं आ पाया। नाउ द प्राइमरी मोटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के यही था। एक्चुअली हमारी इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइज थी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स, बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हो गया। और इसके पीछे ब्रिटेन गवर्नमेंट के 2 रीजंस थे, और वो 2 रीजंस क्या थे? पहली इंटेंशन क्या थी कि हम इंडिया को क्या कर दें, हम इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दें। क्यों? क्यों उन्हें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना था? जैसे ही मैंने बताया आपको, क्योंकि जो आपकी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, वो कहां से आएगा? इंडिया से। तो हमारा पहला पर्सपेक्टिव क्या था ब्रिटेन गवर्नमेंट या कंपनी का, कि भाई हमें एक्सपोर्ट करना है रॉ मटेरियल का। किसको? अपनी इंडस्ट्रीज को, ब्रिटेन को। और दूसरा क्या था कि इंडिया को एक मार्केट बनाना है, किसके लिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। अब जो भी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और उन एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने एक डेस्टिनेशन चुनी, और उस डेस्टिनेशन का नाम बन गया इंडिया, जहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या करते थे? आते थे। इसकी वजह से उनकी होम कंट्री को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हुए, वहां पर उनको रॉ मटेरियल भी मिल गया, उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट भी मिल गई। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, मेनली नॉट इन इंडिया, इंडियन
इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि अब काम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सेटबैक मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, और जो हमारी फॉरेन कंट्री है दैट इज ब्रिटेन, वहां के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। क्यों डिमांड इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें अच्छी बनेंगी और सप्लाई भी अच्छी हो जाएगी। ये जो डिमांड है ये हो गए, और वहां से चीप प्रोडक्ट्स भी आएंगे ब्रिटेन से। तो 3 रीजंस जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट चला गया और ब्रिटेन का हैंडीक्राफ्ट अच्छा हो गया। फर्स्ट वाज इट वाज चीप। चीप क्यों? क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी थी और क्वालिटी अच्छी थी और अवेलेबिलिटी भी टाइम पर थी। तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी हम देख सकते हैं यहां पर। ओके, किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी व्हाट, 1850 के बाद की बात हो रही है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में रूट, अब जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस तो इंडिया पे एग्जिस्ट करेगा ही, करेगा कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से इंडिया में भी कुछ मॉडर्न बेसिस जो है वो एग्जिस्ट करने लग गए, रूट्स अपनी फैलाने लगे और प्रोग्रेस करने लग गए, लेकिन बहुत कम, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि इंडियन पीपल जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ब्रिटेन का कोई मोटिव नहीं था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो, उनका बस एक ही मोटिव था कि उनकी अपनी होम कंट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वहां की इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होना चाहिए। नाउ शुरू में क्या हुआ, हमने देखा कि कॉटन और जूट मिल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। जैसे कि कॉटन मिल्स कहां पे? बॉम्बे, मुंबई, और जूट मिल्स कहां पे? बंगाल, वहां पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और इन टेक्सटाइल मिल्स को डोमिनेट कौन कर रहा था? इंडियंस डोमिनेट कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है, तो मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, बट लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में आपकी जो है कॉटन एग्जिस्ट कर रही थी मिल्स, एंड जूट मिल्स एग्जिस्ट कर रही थी आपकी बंगाल वाले एरिया में। इसके साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी जो है वो आने लगे, एंड दैट वाज इन 1907 जब आपका टिस्को आता है, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आती है, टिस्को 1907 में। एंड कुछ और इंडस्ट्रीज भी जो है वो स्टैब्लिश हो गई, लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री वाज इन सेरामपुर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इज 1934 टू 39 टू 1945। तो इसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो स्टैब्लिश होने, उस टाइम पर भी स्टैब्लिश हो रही थी। लेकिन हमने ये देखा ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रही हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, हमारी कॉटन मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं। बट हमने एक चीज देखी इस टाइम पे कि कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बहुत कम एस्टैब्लिश हो रही थी, बहुत हार्डली एस्टैब्लिश हो रही थी। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन्स को डेवलप करे, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पे हो रहा था? ब्रिटेन में हो रहा था। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में बहुत कम देखने के लिए मिली उस टाइम पे। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करें किस चीज को? मशीन टूल्स को प्रोड्यूस करें। अब ये जब मशीन टूल्स को प्रोड्यूस करेंगी तो ऑब्वियसली ये जो मशीन है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? वो आपके आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी, जो इंडिया में स्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैब्लिश करेंगी। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी ही नहीं जो मशीन्स को प्रोड्यूस करे, तो इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे कैसे? क्वालिटी बनेगी कैसे? एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी होगी कैसे? तो इस वजह से ये चीज हम लोगों ने कम देखी कि ये हो ही नहीं रहा था स्टैब्लिश। अगर ये वहां पर उस टाइम पर स्टैब्लिश हो रही होती तो इंडिया की जो इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, शायद उसका जो नजरिया है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आज के टाइम पर अलग होता। नाउ The establishment of a few manufacturing units were there. Yes, कुछ establish हुई, बट हम लोगों ने देखा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत कम established हुई हैं। नाउ हमें पता है कि जो नई इंडस्ट्रीज आई, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज आई, जो ब्रिटेन ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्प्लेस किया, हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है पूरी जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी थी, वर्कर्स जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, ये सारी चीजें चल रही थी। उस टाइम पर जब ऐसा सब कुछ हो रहा था और इंडिया में भी स्लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या सेटअप कर रही थी? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही थी, किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। बट वो जो जीडीपी है जिसके अंदर हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज
इन्वॉल्वमेंट ले रही थी, लाइक टिस्को हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, ये आपका शुगर वाला, और सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, जूट इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटन मिल्स हो गई, ये जो स्टैब्लिश हो रही थी, टिस्को हो गया, ये स्टैब्लिश हो रही थी, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कर रही थी पर बहुत कम कर रही थी। तो दूसरा हमने ड्रॉबैक जो यहां पर देखा वो ये देखा कि पब्लिक सेक्टर कि ये जो नया इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है वो बहुत लिमिटेड एरिया में स्टैब्लिश हो रहा है पब्लिक सेक्टर के। मतलब कि अगर हमारा इतना बड़ा एरिया है, सॉरी, अगर हमारा इतना बड़ा एरिया है तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इसी एरिया में स्टैब्लिश हो रही हैं। व्हाट अबाउट दिस एरिया, इस एरिया का क्या? तो हमारी इंडस्ट्रीज वर लिमिटेड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो हमने पहली जो प्रॉब्लम यहां पर देखी है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खराब कर दिया है। दूसरी प्रॉब्लम हमने अनएम्प्लॉयमेंट की देखी है। तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी है कि हाँ, ग्रोथ हो रही है इंडियन इंडस्ट्रीज की इस टाइम पे, बट बहुत स्लो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, स्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा चल रहा था बट स्टेगनेंट, स्लो था। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट था बट वहां पे भी स्टेगनेशन था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वॉल्वमेंट है बट यहां पर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्लो है। नाउ इस सेक्टर में हम लोग रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के ऊपर भी देखते हैं कि इस सेक्टर में इन्वॉल्व्ड थे। ठीक है, नाउ अब हमारा नया सेक्टर आ जाता है या नई चीज आ जाती है, दैट इज फॉरेन ट्रेड। हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि 3 सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी इकोनॉमी हो उसके 3 सेक्टर्स होते हैं। अब तो एक्स्ट्रा होने लगे हैं जिसको हम मानते हैं। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। सी, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स के अंदर बनाया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर यूटिलिटीज, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, दैट वाज द प्राइमरी सेक्टर, एंड सेकंड वाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। नाउ थर्ड होता है आपका सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक डॉक्टर, सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी होते हैं जो आज के टाइम पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम आगे इकोनॉमी पढ़ते जाएंगे तो ये सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, इनके बारे में भी बताया जाएगा। बट आपके अभी जो फोकस है वो इन तीनों सेक्टर पर हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर देखा है। नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पे। उस टाइम पर आपका ट्रेड कैसा चलता था, किस तरीके से इंडिया ट्रेड करता था और किस तरीके से इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल में के टाइम पर फॉरेन ट्रेड था, ये हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये वाली एक्टिविटी देख लेते हैं। हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कब हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हुई और ये पता करना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सेटअप होने के लिए। व्हाट फॉर एग्जांपल माइट हैव बीन रीजंस फॉर सेटिंग अप ऑफ टिस्को। सबसे पहला हम इसका आंसर देते हैं कि कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज उस टाइम पर स्टैब्लिश हुई। 1907 में टिस्को स्टैब्लिश होती है। 1854 में मुंबई में आपकी कॉटन मिल स्टैब्लिश होती है। देन जूट मिल आपके रिश्रा बंगाल में सेटल होती है। पेपर श्रीरामपुर में सेटल होती है। इसके बाद आपकी सीमेंट इंडस्ट्री सेटल होती है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप हो रही हैं, अलग अलग जगह पर सेटअप हो रही हैं। व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से ये सेटअप होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट, वहां का रिवर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है टिस्को का, जमशेदपुर। व्हाई जमशेदपुर टिस्को इज इन नियर टू रिश्रा? क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी एक रिवर है, ठीक है, सुवर्णरेखा रिवर, जो वहां पर वाटर प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। वहां के आयरन जो है, वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। वहां पर रानीगंज है, तो कोल जो है वो आपका झरिया से कोल जमशेदपुर के लिए आ जाता है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है नियर टू झारखंड स्टैब्लिश होती है ना, झारखंड में स्टैब्लिश होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी सुवर्णरेखा रिवर है, वहां पर आपका आयरन की अवेलेबिलिटी है, कोल की अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री अच्छा है, तो इस वजह से वहां पर ये स्टैब्लिश हुई। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश होने के लिए क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज मैंने बताया आपको कि वहां पर रिवर सिस्टम कैसा है, वहां पर पानी कैसे आएगा, वहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है,
वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट एक्सेस कैसा है, ये ठीक है। नाउ हाउ मेनी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, कितनी आपकी आयरन स्टील फैक्ट्रीज है, बहुत सारी, जैसे कि इसको हम देख सकते हैं जो 1907 में स्टैब्लिश हुई, विश्वेश्वराय आयरन स्टील। तो ऐसी बहुत सारी स्टील कंपनीज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है, हाँ उनको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, क्योंकि जो ओल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ओल्ड इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना जरूरी है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, डिजिटलाइजेशन जरूरी है, ऑटोमेशन जरूरी है, नई नई चीजें वहां पर इंक्लूड होना जरूरी है, वहां पे वर्कफोर्स कैसी है वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, मार्केट एक्सेस कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑन अ मैप ऑफ इंडिया हमें कॉटन, टेक्सटाइल और जूट और ये सारी चीजें देखनी है। तो वेयर इज कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल अगर हम इंडिया के बेसिस पे देखते हैं कि सपोज दिस इज इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल इस वाले एरिया में है, महाराष्ट्र, गुजरात। देन जब हम जूट मिल्स देखते हैं दैट इज इन रिश्रा, बंगाल, ठीक है। ये सारी आपकी टेक्सटाइल मिल्स हैं जो मैंने मैप पे मैपिंग करी है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इज ऑल्सो गिवन। सो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में से हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड से, फॉरेन ट्रेड हमें कवर करना है, सर्विस सेक्टर हमें कवर करना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या जरूरतें हैं आज जो चेंज करनी पड़ेगी। आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद हम आज कहां पर एग्जिस्ट करते हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में आज के दिन के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच for giving me time. Thank you very much.